दोस्तों, ब्राजील में हुए G20 समिट के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और चाइना के विदेश मंत्री वांग के बीच मुलाकात हुई है, जिसमें भारत और चाइना के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरू करने पर और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर चाइना ने काफी समय से प्रतिबंध लगा रखा था, उसको वापस से खोलने पर सहमति बन गई है। अब हमारे लोग वापस से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा सकते हैं, जिसकी जानकारी एस जयशंकर साहब ने ट्वीट करके दी है। इससे पहले भी भारत और चाइना के बीच गलवान घाटी पर सहमति बन गई है, जिससे जो विवादित क्षेत्र था उससे भारत और चाइना दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं। अब दोस्तों, पिछले कुछ समय से चाइना का भारत के प्रति इतना मैत्रीपूर्ण व्यवहार देखने को मिल रहा है। क्या इसमें चाइना की चाल है? क्या वह भारत की ताकत को समझ गया है? क्योंकि चाइना अभी क्या कर रहा है, चाइना ने 2049 में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का लक्ष्य रखा है। 2049 में चाइना अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगा। जबकि हम क्या कर रहे हैं, हम 2047 तक भारत ने विकसित होने का लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे। अब हम देख सकते हैं भारत और चाइना के बीच में क्या अंतर है। एक तरफ चाइना दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगा, महाशक्ति बन जाएगा। दूसरा, हम 2047 तक तो केवल विकसित ही होंगे। अब दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया युद्धों में उलझी हुई है। एक तरफ यूक्रेन और रशिया के बीच वार चल रहा है, जिसमें इन्वॉल्व है अमेरिका। दूसरी तरफ हम मिडिल ईस्ट में देखें तो इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, गाजा, हूती, पूरा मिडिल ईस्ट तनाव की स्थिति में है, जिसमें भी कौन इन्वॉल्व है? अमेरिका। इस तरह से पूरा विश्व अभी युद्ध की स्थिति में चल रहा है। अब चाइना क्या चाहता है कि चाइना साइलेंटली तरीके से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, जिसमें वह नहीं चाहता कि वह किसी भी तरीके से भारत से उलझे, जिसमें उसका जो लक्ष्य है वो बाधित हो। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या चीन भरोसे के लायक है या नहीं है? क्योंकि चीन दुनिया के किसी भी नियम, कानून, सिद्धांत, एग्रीमेंट या संधि को नहीं मानता है। जब जब उसको मौका मिलता है, जब जब वह किसी भी देश को धोखा दे सकता है। इसको हम उदाहरण सहित समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने नेहरू जी। नेहरू जी नहीं चाहते थे कि भारत का किसी भी देश के साथ कोई झगड़ा हो, क्योंकि उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था। एक तरफ सोवियत संघ था तो दूसरी तरफ अमेरिका था, एक तरफ कैपिटलिज्म था तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट था। तो भारत ने एक नए सिद्धांत को जन्म दिया, उसका नाम था गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता नेहरू की ही देन है। इन्होंने क्या किया कि किसी भी गुट में शामिल होने के बजाय अपने आप को स्वतंत्र रखा और अपने देश के आर्थिक विकास के बारे में सबसे अधिक ध्यान दिया। इसी के तहत इन्होंने क्या किया कि अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध स्थापित करने के बारे में इन्होंने सोची। तो सबसे पहले चाइना का नाम आया। चाइना का नाम सबसे पहले आया तो यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब परमानेंट सीट की बात आई तो भारत ने चाइना का समर्थन किया, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देश नहीं चाहते थे कि भारत चाइना का समर्थन करे, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश था जबकि पश्चिमी देश पूंजीवादी देश थे। तो जब पश्चिमी देशों ने नेहरू जी से कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो नेहरू जी ने कहा कि हम हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहते हैं, और नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जब भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्य चाहिए तो चीन ही सबसे बड़ा रोड़ा बनकर आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहला धोखा तो चीन ने यह दिया कि हमने चीन का साथ दिया, लेकिन चीन ने हमारा आज तक साथ नहीं दिया। दूसरा हम देखें, दूसरा धोखा भारत और चाइना के बीच 1954 में पंचशील समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, जबकि चाइना के प्रधानमंत्री चाई एन लाओ थे। इन दोनों के बीच आपस में समझौता हुआ पंचशील के सिद्धांत के तहत। अब पंचशील का सिद्धांत क्या है? एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना बनाए रखेंगे, समानता और बंधुता की भावना का विकास करेंगे। इस तरह से 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चाइना के चाओ एन लाई के बीच यह समझौता हुआ था। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना ने 1962 पे भारत पर आक्रमण कर दिया और अक्साई चीन का क्षेत्र चाइना ने कब्जा कर लिया, जिसके बारे में नेहरू जी, जो भारत और चाइना हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे, बेचारे सदमे में आ गए और 1963 में उनकी मौत हो गई। और चाइना ने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया। 1965 के युद्ध में, 1971 युद्ध में चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। इस तरह चाइना ने कोई भी नियम कानून को नहीं मानते हुए दूसरा धोखा यह भारत को दिया था। अब दोस्तों, आगे और हम देखते हैं।
1914 में भारत, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने शिमला में बैठकर एक समझौता किया। 1914 में शिमला में बैठकर, इसमें भारत की ओर से भाग लिया एक अंग्रेज थे, हेनरी मैकमोहन। उस समय भारत गुलाम था, तो अंग्रेज ने इसमें भाग लिया। उसकी अध्यक्षता में भारत, तिब्बत और चीन के बीच एक सीमा रेखा खींची गई, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। यह है मैकमोहन लाइन। लेकिन क्या हुआ 1959 में, 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से चाइना ने इस समझौते को रद्द कर दिया और इस समझौते को और मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। अब जब 1962 में चाइना ने जब भारत पर आक्रमण किया, तो उसने भारत का ये क्षेत्र अक्साई चीन, इस पर कब्जा कर लिया है और आज तक ये चाइना के पास ही है। चाइना ने कभी भी इसको भारत लौटाने की कोशिश नहीं की है। इस तरीके से ये अगला धोखा था जब चाइना ने भारत को दिया था। अब दोस्तों और हम देखें कि चाइना ने किन किन को धोखा दे रखा है। ये बात है 1997 की, जब चाइना ने अपने ही लोगों को धोखा दिया। ये हांगकांग है। जब 1997 तक हांगकांग ब्रिटिश एम्पायर के ही अधीन था, ब्रिटिशों का ही गुलाम था 1997 तक। जब हांगकांग को आज़ादी मिली 1 जुलाई 1997 तक, जब ब्रिटिशों का राज था, तो ब्रिटिशों ने हांगकांग पर 156 सालों तक राज किया था। 156 साल तक राज किया था, 1841 से 1997 तक। 156 सालों तक ब्रिटेन ने हांगकांग के ऊपर राज किया था। जब इनको आज़ादी मिली 1 जुलाई 1997 को, तो चाइना और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ। ब्रिटेन ने कहा कि हांगकांग में हमेशा लोकतंत्र बना रहना चाहिए, तभी हम आपको लौटा सकते हैं, चाइना को लौटा सकते हैं। चाइना ने कहा है ठीक है, हमारा तो साम्यवाद है, चाइना तो एक साम्यवादी देश है, कम्युनिस्ट देश है। चाइना ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमें लौटा दो, हम हांगकांग में लोकतंत्र बनाए रखेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही ब्रिटेन यहां से गया, चाइना ने हांगकांग के ऊपर अपना साम्यवादी शासन थोप दिया। इसमें हजारों लाखों लोगों ने इसमें फिर से आंदोलन भी किए कि हमें तो ये समझौते के तहत हमारे यहाँ पर तो लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन चाइना ने यहाँ पर साम्यवाद थोप दिया। इसमें ये जो काफी सारे प्रोटेस्ट वहां पर किए गए। लेकिन चाइना में क्या है कि एक बार प्रोटेस्ट किया जा सकता है, एक बार ही आंदोलन किया जा सकता है, दोबारा तो आंदोलन करने की कोई सोचता भी नहीं है, क्योंकि वहां की सरकार आंदोलनकारियों को इतना पीटती है कि दोबारा कोई आंदोलन करने की सोचता भी नहीं है। और हांगकांग तो इतना डेवलप्ड देश है, इतना डेवलप्ड क्षेत्र है कि वहां के तो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, तो पढ़े लिखे इंसान तो इतने प्रोटेस्ट कर भी नहीं सकते। तो उन्होंने एक बार इतना प्रोटेस्ट किया था कि पूरे हांगकांग की जो जनता है वो सड़कों पर उतर आई थी। लेकिन चाइना ने इतना पीटा इनको कि इन्होंने दोबारा कभी विरोध नहीं किया और हांगकांग के ऊपर अपने सारे साम्यवादी जो भी नियम कानून थे वो सारे हांगकांग के ऊपर थोप दिए। तो इस तरह इन्होंने अपने ही नागरिकों को सबसे बड़ा धोखा दिया। अभी तियानमेन चौक की घटना में क्या हुआ है, तो बात है 4 जून 1989 की। कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक नेता थे हो याओ बेंग। इन्होंने क्या किया कि चाइना में लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, लेकिन इनकी हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में वहां के जो स्टूडेंट्स थे वो हजारों की संख्या में तियानमेन चौक में उपस्थित हुए इनका विरोध करने के लिए, चाइना में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। लेकिन चाइना ने क्या किया, इनके ऊपर सेना के टैंक चढ़वा दिए, इनको गोलियों से भून दिया गया और उस समय कम से कम 3000 लोग इसमें मारे गए थे, इस घटना में मारे गए थे। 3000 स्टूडेंट्स की मौत इस घटना में हो गई थी। तो कहना आसान है कि चाइना में केवल एक बार ही आंदोलन किया जा सकता है, दूसरा नहीं किया जा सकता। हम इन 2 घटनाओं से आप आराम से समझ सकते हैं। अपने ही स्टूडेंट्स की हत्या, अपने देश के 3000 स्टूडेंट्स की लगभग, जबकि यूरोपीय कंट्री और यूरोप जो पश्चिम मीडिया था उन्होंने तो कहा था कि लगभग 10,000 स्टूडेंट्स इसमें मारे गए हैं। इस तरह से चाइना अपने ही लोगों का नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो सकता है। चाइना पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ताकतवर देश किसी नियम, संधि, कानून या एग्रीमेंट को नहीं मानते। जैसा गांव में कहते हैं, जिसके लाठी उसकी ही भैंस। केवल कानून और जो इज्जत है वो केवल गरीब लोगों के लिए है और आम लोगों के लिए है। जो ताकतवर है उसके लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती है। जैसा हम देखें कि इजराइल को अभी
जो यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने इजराइल के बारे में कहा था, नेतन्याहू के बारे में कहा था कि तुमने गाजा में नरसंहार किया है, वहां पर मासूम जो बच्चे हैं उनकी मौत के जिम्मेदार इनको ठहराया था। तो इन्होंने क्या किया कि उनको सीधा बोल दिया कि तो हमारे देश में आकर दिखाओ। ऐसी संस्था यूएनओ जो पूरे विश्व को कंट्रोल करती है, तो इन्होंने साफ कह दिया कि एंटोनियो गुटेरस को तो हम हमारे देश में घुसने तक नहीं देंगे, क्योंकि यूएनओ के महासचिव को इतनी बड़ी बात कह देना केवल एक इजराइल जैसे ताकतवर देश की ही बात हो सकती है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि इंटरनेशनल कोर्ट ने नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की, जो भी गाजा में इन्होंने किया है, इन्होंने गिरफ्तार करने के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो नेतन्याहू को गिरफ्तार कर सके। यह एक ताकत का खेल है जो पूरी दुनिया में चलता आ रहा है। इस तरह दोस्तों हमें चीन पर विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर चीन हमारे प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता है तो हम भी चीन के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। अगर चीन हमारे प्रति आक्रामक होता है तो हम भी तैयार बैठे हैं। दोस्तों कमेंट करके आप बताओ कि हमें और चीन पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या चीन के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करने और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।